Hello students, this is Sumit Narang from K2S Career Zone and welcome to my YouTube channel. लास्ट लेक्चर में हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V या पोटेंशियल डिफरेंस जिसको कहते हैं dV के बीच में क्या रिलेशन है इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं तीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, सरफेस 1, 2 एंड 3। तो जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। दैट मीन्स इस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव करने के लिए कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता। तो क्योंकि dV इज इक्वल टू W बाई Q होता है, तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इज पर यूनिट चार्ज इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस में दो पॉइंट है जहां पर हम एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करेंगे तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो वर्क डन भी जीरो रहेगा। यहाँ पर हमने एक इक्विपोटेंशियल 1 और दूसरा 2 और तीसरा 3, तो ये तीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेज हैं। तो मान लो यहाँ पर एक कोई पॉइंट चार्ज है जिसके कारण ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेज बन रहे हैं। तो हमने पॉइंट चार्ज के कारण भी देख लिया था कि कोइंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेज बनते हैं। तो ये पहला सरफेस है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ये तीनों सरफेसेज में आपस में पोटेंशियल डिफरेंस dV है। तो 1 से 2 का पोटेंशियल डिफरेंस है dV और 2 से 3 का पोटेंशियल डिफरेंस भी है dV। तो जैसे कि हमने इधर एक डायरेक्शन दिखाई है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये 1 से 2 जो है पोटेंशियल कम हो रहा है, 2 से 3 और कम हो रहा है। तो बाहर की ओर जैसे हम जा रहे हैं वैसे वैसे पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कम हो रही है और हर एक सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है dV। अब हम कंसीडर कर लेते हैं एक चार्ज प्लस Q जो इस P पॉइंट पे पड़ा हुआ है और ये चार्ज P पॉइंट से dr डिस्टेंस मूव करता है और थर्ड सरफेस पे चला जाता है। तो ये सेकंड सरफेस पे पड़ा है और सेकंड से थर्ड सरफेस पे ये मूव कर जाता है और इसकी डिस्प्लेसमेंट होती है dr और ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस पे गया है dV। सो अल्टीमेटली इस केस में अगर हम वर्क डन निकालना चाहें ऑन दिस चार्ज, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन निकालना है तो इस चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वर्क डन ऑन दिस चार्ज बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो मैं आपके लिए ये चीज डिस्कस कर लेता हूं। पहले आप देखिए हमने जब ये डेरिवेशन करनी है तो कैसे हमने लिखना है। सो फिगर ए शोज क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सेट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट सरफेस बी dV। तो हर एक सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस dV है। लेट स्मॉल test charge plus Q at P move through a distance dr from one equipotential surface to other। तो एक चार्ज प्लस Q एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करता है थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट dr। सो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द टेस्ट चार्ज। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा चार्ज इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस, तो Q इनटू dV। तो हमारा वर्क आ जाएगा Q इनटू dV और इधर आएगा एक नेगेटिव साइन। तो ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, हमें ध्यान होगा कि हम जब एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मूव करते थे तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आता था फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोटेंशियल इसका इधर V3 होगा और इनिशियल ये V2 होगा। तो V3 माइनस V2, और जैसा कि हमें पता है पोटेंशियल बाहर की ओर डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स V3 विल बी लेस देन V2। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव का आएगा, तो माइनस होगा। ये माइनस साइन क्या शो करता है, माइनस साइन फॉर डिक्रीज इन पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता जा रहा है, तो ये शो करता है कि फाइनल पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल से कम है। सो वर्क डन आ गया माइनस Q dV। वर्क डन एक और तरीके से निकाला जा सकता है। वर्क डन बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस चार्ज इज इक्वल टू फोर्स ऑन दिस चार्ज इनटू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज। तो इस चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अगर फोर्स निकालनी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फोर्स ऑन द चार्ज आ जाता है। तो इस प्लस Q चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी, दैट इज प्लस Q इंटू E। तो इतनी फोर्स इस पे लग रही है
और डिस्प्लेसमेंट हो रही है डी आर, तो वर्क डन होता है एफ डॉट डी आर और इक्वल टू आ जाएगा क्यू ई डॉट डी आर। तो फोर्स क्या हो गई, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, और ई डॉट डी आर की वैल्यू आ जाएगी ई डी आर कॉस थीटा, क्योंकि ये दोनों ही हमारे पास वेक्टर हैं तो डॉट प्रोडक्ट हो गई, तो डॉट प्रोडक्ट होती है ई डी आर इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही पी टू ई, और हमारा चार्ज मूव कर रहा है डी आर डायरेक्शन में, तो ई का और डी आर का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा ई डी आर कॉस ऑफ थीटा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये वर्क डन बता रही है और इक्वेशन नंबर 1 भी वर्क डन बता रही है, दोनों ही वर्क सेम है, तो इसका मतलब हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गेट माइनस क्यू डी वी इज इक्वल टू क्यू ई डी आर कॉस थीटा। तो ये क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, इस डी आर को हम इधर डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा ई कॉस थीटा विच विल बी इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो ई कॉस थीटा क्या है, ई कॉस थीटा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी आर। तो ई का कंपोनेंट डी आर की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा। तो जिस डायरेक्शन में ये चार्ज मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी, कौन सा कंपोनेंट है या कितनी वैल्यू है, उसको बोला जाएगा ई कॉस थीटा। तो डी आर की डायरेक्शन में कितना है, ई कॉस थीटा है, तो ई कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ ई इन द डायरेक्शन ऑफ डी आर दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसको हमने एक्स एक्सिस दिया होता है, ई का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, तो इसको हम ई एक्स लिख देते हैं। तो ई कॉस थीटा इज इक्वल टू ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो हमेशा ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कौन सी आती है, इन द डायरेक्शन ऑफ डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जो डी आर की डायरेक्शन में है वो इक्वेट करेगा माइनस डी वी बाई डी आर से। सो वी कैन से दैट the magnitude of electric field is given by change in magnitude of potential per unit displacement normal to the equipotential surface at the point, and this is known as potential gradient। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है इक्वल टू नेगेटिव dv by dr, और ये dv by dr क्या कहलाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। किसी भी चीज का वेरिएशन थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से कोई चीज कितना वेरी करती है, तो डीवी डी आर के अकॉर्डिंगली कितना वेरी करता है, या कोई भी चीज डी आर मतलब डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से कितना वेरी करती है, उसको बोला जाता है ग्रेडियंट उस चीज का। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डी आर के अलॉन्ग कितना वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना वेरी कर रहा है डी आर के अलॉन्ग, तो इसको बोला जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन electric field and electric potential. The next topic is electrostatic potential energy of a system of 2 point charges। तो इसको सिस्टम ऑफ 2 point charges की भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जा सकता है। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि 2 point चार्जेस अगर आसपास पड़े हैं तो उनमें कितना, उस सिस्टम में कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं एक पॉइंट ए जहाँ पर एक चार्ज Q1 रखा गया है। तो यहाँ पर ए पॉइंट पे एक चार्ज Q1 है और हमारे पास एक Q2 चार्ज है जो इन्फिनिटी पे पड़ा है। तो Q1 से इनफाइनाइट दूरी पे एक Q2 चार्ज है, और इस Q2 चार्ज को उठा करके हम एक पॉइंट B पे ला के रख देते हैं जो इस Q1 से R दूरी पे। तो इधर अब इस पॉइंट B पे लाए हुए चार्ज Q2 में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये कैलकुलेट हम करते हैं। Now consider a point charge Q1 at A and another point charge Q2 is at infinite distance from Q1। तो Q2 Q1 से बहुत दूरी पे पड़ा है, which is to be brought to point B at a distance R from the point A। तो A से R दूरी पे ला करके इसको हमने रखना है। तो B पे सबसे पहले हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो इस प्लस Q1 चार्ज के कारण B पे कुछ पोटेंशियल बन जाएगा, और पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, इस चार्ज के कारण पोटेंशियल की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय R। तो जितनी पॉइंट की दूरी है उससे डिवाइड कर देना है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू Q1 एट A इज V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R। तो इस पोटेंशियल को क्या बोला जाता है, ये पोटेंशियल की डेफिनेशन आपको ध्यान होगी। ये पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट।
तो इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना काम करना पड़ता है वो एक पॉइंट का पोटेंशियल होता है, मतलब पोटेंशियल होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। तो अगर हम पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज टू दैट पॉइंट, और ये जो वर्क होता है यही उस चार्ज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाता है। इसका मतलब अगर Q2 को इन्फिनिटी से यहाँ पर लाएंगे हम, तो हमें कितना काम करना पड़ेगा, हमें इसके पोटेंशियल से Q2 को मल्टीप्लाई करके वो वर्क हम निकाल सकते हैं। सो वर्क डन इज डिफाइंड एज पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट विल बी calculated by multiplying Q2 with the potential at point B. That means potential at point B क्या है, Q1 by 4 pi epsilon naught into R multiply by Q2। और ये जो वर्क है, ये वर्क इस चार्ज में या इस सिस्टम ऑफ चार्जेस में पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएगा। So this work is stored in the system of 2 point charges Q1 and Q2 in the form of electrostatic potential energy U। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी U is equal to W is equal to Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught into R। That means 2 पॉइंट चार्जेस के सिस्टम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R। Now before discussing our next topic, हम एक चीज को कंसीडर करते हैं और उस चीज का नाम है एरिया वेक्टर। तो आप सब ने आज तक ये देखा होगा कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, कि एरिया की कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन कई बारी कई चीज़ों को समझने के लिए हमें एरिया को एक वेक्टर के तौर पे ट्रीट करना पड़ता है, और उस केस में हम कंसीडर करते हैं एरिया वेक्टर। तो एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट इन सम कंडीशंस इट कैन बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर। द ओरिएंटेशन ऑफ द area delta A as shown in figure is normal to the plane, so area of the given vector is along its area vector of the given area is along its normal। तो अगर हम एक एरिया का एरिया वेक्टर कंसीडर करते हैं तो एरिया वेक्टर मतलब एरिया वेक्टर की एक डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द एरिया। तो प्लेन के नॉर्मल होगा हमारा एरिया वेक्टर। सो अभी हम ये देख लेते हैं। सपोज करें कि हमारे पास ये हमारा जो स्क्रीन है ये हमारा एरिया है, तो अगर हमने इस एरिया का एरिया वेक्टर कंसीडर करना है तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा इस स्क्रीन से एक परपेंडिकुलर लाइन टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर निकल रही है। तो जो भी हम देख रहे हैं स्क्रीन पे हम सब देख रहे हैं, तो हमारी तरफ अगर एक परपेंडिकुलर लाइन निकलती हुई आ रही होगी तो वो होगा एरिया वेक्टर इस एरिया का। तो नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द एरिया और प्लेन ऑफ द एरिया। सो एरिया वेक्टर इज इक्वल टू एन यूनिट वेक्टर इनटू डेल्टा ए, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया। और एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, जैसे इधर एरिया दिखाया गया तो इसके नॉर्मल लाइन होगी। तो एन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बनाता है एरिया वेक्टर की, और वो होती है नॉर्मल टू द एरिया, द प्लेन ऑफ द एरिया। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये हमारे पास एरिया वेक्टर आ गया। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख ली थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी जगह पे बताती है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें एक एरिया में से गुजरती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की मेजर के बारे में बताती है कि किसी गिवन एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये हमें उस एरिया में से निकलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर बता देती है, और जिससे हमें पता लग जाता है कि उस एरिया में कितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सपोज किसी एरिया में से मैं ये कहता हूँ कि 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, और कुछ समय बाद उसी एरिया में से 50 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, तो अब हम ये समझ सकते हैं कि पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुकी है, मतलब अभी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है उस एरिया से गुजरती है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स over an area in an electric field is the measure of electric field lines crossing that area and it is denoted by phi। तो आप ये देखिए कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक एरिया से गुजरती हुई, अगर हम उसका नंबर देखें तो उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह दिया जाता है। तो ये लाइंस डिपेंड करेंगी कि एरिया जो है वो किस तरह से ओरिएंटेड है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो कई बार क्या होता है कि अगर एरिया
किसी भी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी ये डिपेंड करेगा वो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल है। तो अगर ये एरिया नॉर्मल है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे एरिया से गुजरेंगी, लेकिन अगर उनमें कुछ एंगल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू कम हो सकती है। सो as we know that number of electric field lines crossing a unit area placed normal to the field at a point is a measure of strength of electric field। तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कहीं पर कैसे पता लगती है कि एक यूनिट एरिया से कितनी लाइंस गुजर रही हैं, वो हमें स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे बताती हैं। तो इफ वी प्लेस अ स्मॉल एरिया एलिमेंट DA एट दैट पॉइंट, then number of electric field lines crossing this area element can be given as E dot DA। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है और कितना एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं जिसमें हमने देखना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, तो E डॉट DA हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्मॉल एरिया एलिमेंट। तो सपोज करो ये हमारे पास एरिया है, तो इस एरिया में अगर हम छोटा सा पार्ट इसका कंसीडर कर लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनटू द वैल्यू ऑफ दिस एरिया एलिमेंट। तो E डॉट DA से हमें ये पता लग जाएगा। और अगर हमें टोटल एरिया के लिए निकालना है तो कैलकुलस हमें बहुत बढ़िया मेथड है हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, छोटे से का जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है इसको इंटीग्रेट कर देंगे फॉर द होल एरिया। So the total electric flux comes out to be the integral of d phi, which is equal to phi is equal to integral of E dot DA। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमें शो करता है this is the electric flux for an enclosed area। तो ये एक enclosed area है, तो E dot DA integral of a enclosed area। Now द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है और ये हमें बताता है कि एक गिवन एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, यूनिट एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि गिवन एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। इससे भी हमें पता लग जाता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड उस जगह पर या उस एरिया में है। तो इसके यूनिट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट है न्यूटन पर कूलम और एरिया की है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसके यूनिट है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर है किसी भी एरिया से जो पास कर रही है। सो होपफुली आज के जो टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। कल हम इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के पे बेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है गॉस थ्योरम, और उसका प्रूफ करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है। तो हमें पता है कि हमने ये डिराइव किया, तो E और dV में क्या रिलेशन है, E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr। और ये E की कौन सी वैल्यू है, ये E की वैल्यू है जो dr की डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू जो इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है वो होती है E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट कह दिया जाता है इसको। तो उसके बाद हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस के बारे में डिस्कस किया कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 आसपास रखे जाएं जो r दूरी पे, तो इस सिस्टम में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, और उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आई Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। उसके बाद हमने एरिया वेक्टर के बारे में कंसीडर किया। तो एरिया वेक्टर कंसीडर करने का हमारा मेन मोटिव ये था क्योंकि एरिया की अलाइनमेंट टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड जब वेरी करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से कितनी गुजर रही हैं उस पर फर्क पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तब गुजरेंगी जब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल परपेंडिकुलर नॉर्मल है, मतलब एरिया हमारा बिल्कुल सामने रखा हुआ है। तो हमारे पास उसके बाद हम एरिया वेक्टर में भी देखेंगे क्या आएगा, आगे आप देखेंगे एरिया वेक्टर के केस में हम उसको थोड़ा अलग करेंगे क्योंकि एरिया वेक्टर एरिया से नॉर्मल होता है। तो अगर एरिया के प्लेन के इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल है तो एरिया वेक्टर से क्या हो गई, पैरेलल हो जाएगी। तो ये चीज़ें आगे आप गॉस थ्योरम के बाद डिस्कस करेंगे। अभी हमारे लिए समझने की बात ये थी कि एरिया वेक्टर हमें, इसका मतलब हमें एरिया की डायरेक्शन देखनी पड़ती है। तो एरिया को एक स्केलर की जगह वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे हमें कंसीडर करना पड़ता है। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया एक प्लेन ऑफ एरिया की डायरेक्शन रहता है और ये डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्मल टू द
प्लेन ऑफ द एरिया होती है। मतलब अगर ये स्क्रीन एक एरिया हम कंसिडर कर रहे हैं तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो हमारे व्यूअर की तरफ आ रही होगी। तो जो स्क्रीन हम देख रहे हैं हमारी तरफ आती हुई एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन एरिया के, इस स्क्रीन के, उसको बोला जाएगा इसका एरिया वेक्टर। तो प्लेन के परपेंडिकुलर होती है वो लाइन, एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक एरिया में से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर है। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस एरिया से गुजर रही हैं, उस नंबर को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी हमें उस एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है उसके बारे में ही बताती है। और इसका एक्सप्रेशन होता है फाई इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। तो सरफेस इंटेग्रल ऑफ ई डॉट डी ए होता है फाई विच इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसके यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। तो होपफुली आज के टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। कल आने वाले टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम एंड प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। आपको अब ये टॉपिक्स क्लियर हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Do like and share my video and also subscribe to our channel. Thank you very much.